तो नमस्कार, हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य और आप सभी का स्वागत है अपनी इस जैसलमेर यात्रा के अगले भाग में। हम अपनी इस यात्रा में हवेलियों का सफर कर रहे थे, जिसमें अपन ने सलीम सिंह की हवेली और पटवा हवेली का जो सफर है वो पूर्ण कर लिया था। अभी अपन आज करने वाले हैं नथमल जी की जो हवेली है, जो कि जैसलमेर में स्थित है, उसकी यात्रा आज अपन करने वाले हैं। हवेली का नाम है नथमल जी की हवेली। तो नाम से पता चल रहा है कि हवेली का जो निर्माण है वो नथमल जी ने करवाया था। तो अब ये नथमल जी कौन थे और कैसे इस हवेली का निर्माण किया गया था, इसके बारे में अपन आज जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब इस हवेली का निर्माण कैसे हुआ था, इसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हवेली का जो निर्माण है वो 2 घंटे में पूर्ण हुआ था। अब ये 2 घंटे में इस हवेली का निर्माण कैसे हुआ था, इसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। तो चलिए अपन 2025 से सीधा पीछे चलते हैं सन 1885 में। उस सन 1885 में जो जैसलमेर के महारावल हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि जैसलमेर में भाटी राजवंश का अधिकार हुआ करता था। तो जैसलमेर के इस समय भाटी राजवंश के जो महारावल थे वो थे महारावल वेरीसाल। और महारावल वेरीसाल के जो दीवान थे, उन दीवान का नाम था दीवान नथमल सिंह जी, जिन्होंने इस हवेली का निर्माण करवाया था। तो इस हवेली का जो निर्माण कार्य है वो सन 1885 में शुरू होता है और सन 1909 के आसपास जाकर के इस हवेली का जो निर्माण कार्य है वो खत्म होता है। यानी इस हवेली के निर्माण में लगभग 20 वर्ष का समय लगा था। और जिन जैसलमेर की गलियों के माध्यम से अपन इस हवेली तक पहुंचते हैं, वो गलियां भी अपने आप में एक अनोखा स्थान रखती हैं। बहुत ही सुंदर गलियां हैं, जिन गलियों के दोनों ओर सुंदर सुंदर इमारतें बनी हैं, जो जैसलमेर की संस्कृति और इतिहास के बारे में बताती हुई प्रतीत होती हैं। अब ये जो हवेली है, इस हवेली की जो वास्तुकला है वो राजपूत और मुगल शैली की मिश्रित वास्तुकला है। यानी कि राजपूत वास्तुकला और मुगल वास्तुकला की मिश्रित शैली से इस हवेली का निर्माण किया गया था। अब इस हवेली की जो खिड़कियां हैं, इस हवेली की जो दीवारें हैं, इस हवेली के जो झरोखे हैं, इस हवेली के जो दरवाजे हैं, इस हवेली के अंदर जो कमरे निर्मित किए गए हैं, वो सारे देखने में बहुत ज्यादा सुंदर प्रतीत होते हैं। क्योंकि इन सभी पर जो नक्काशी का कार्य है, साथ ही में जो बारीक बारीक डिजाइन इनमें बनाई गई है, साथ ही में जो कमरों के अंदर जो कांच का जो कार्य है, मिरर वर्क जो किया गया है, वो बहुत ही सुंदर किया गया है। जैसा कि अपन ने पिछले वाली यात्रा में अपन ने बात की थी कि जो सेठ लोग होते थे वो पैसे वाले धनवान लोग होते थे, और जब वो हवेलियों का या फिर अपने निज निवास स्थान के लिए, रहने के स्थान के लिए जब हवेलियों का या फिर घरों का निर्माण करवाते थे, तो उसके अंदर वो जो उसकी भव्यता है, उसकी जो लग्जरी है, उसका खास ध्यान रखा करते थे। उसी प्रकार से जो दीवान नथमल सिंह की जो हवेली है, ये अपनी भव्यता के लिए, अपनी लग्जरी के लिए ज्यादा फेमस है। और उस समय की लग्जरी और उस समय की भव्यता को देखने के लिए आपको जैसलमेर जाना पड़ेगा, और जैसलमेर में जो नथमल जी की हवेली है वो आपको देख के आनी पड़ेगी। अब इस हवेली का जो एंट्रेंस है, इस हवेली का जो प्रवेश द्वार है, वहां पे 2 हाथियों की प्रतिमा लगी हुई है। अब हाथियों की प्रतिमा लगे होने का मतलब है कि उस समय पे जिस किसी घर के बाहर हाथियों की प्रतिमा लगी हुई है, अब उस समय पे जिस भी घर या फिर हवेली के बाहर अगर हाथियों की प्रतिमा लगी है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो घर है वो राजा के या फिर उस समय के वहां के शासक के किसी खास व्यक्ति का घर है। यानी घर या हवेली के बाहर हाथियों की प्रतिमा होना इस बात का प्रतीक है कि वो जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का ये घर या फिर हवेली है, वो राज परिवार का कोई खास व्यक्ति है, खास सदस्य है। अब चूंकि ये जो नथमल सिंह जी हैं, ये उस समय पे महारावल वेरीसाल के दीवान हुआ करते थे, तो दीवान होने का मतलब है कि वो राज परिवार का खास सदस्य है। तो इनके घर के बाहर भी क्या है, हाथियों की मूर्ति लगी हुई है। अब बात करते हैं कि इस हवेली के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है उसकी। वैसे तो इस हवेली के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन और उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात, और साथ ही में उस समय के जो कारीगर थे वो अपने काम में कितने दक्ष होते थे, उनकी दक्षता को सिद्ध करने वाली बात के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, जो हवेली है, इस हवेली का जो निर्माण है वो एक साथ 2 छोरों से शुरू हुआ था। 2 छोरों से शुरू होकर के इस हवेली का पूरा निर्माण किया गया था। तो चलो उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, इस हवेली के जो शिल्पकार थे यानी आर्किटेक्ट थे, वो 2 भाई थे। एक का नाम था हाथी खां और एक का नाम था लालू खां। अब इन दोनों भाइयों में बेस्ट शिल्पकार होने का जो कंपटीशन है वो चलता रहता था कि दोनों में ज्यादा बेस्ट कौन है, और इस हवेली के निर्माण में भी इनके बेस्ट होने का कंपटीशन है वो चलता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों एक साथ काम करें और एक साथ काम करने के बाद ये पता चल सके कि इनमें से बेस्ट कौन है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोनों अपने अपने काम में दक्ष थे, तो इस बात का पता लगाना मुश्किल था कि दोनों में बेस्ट कौन है। तो होता क्या है कि डिसाइड ये किया जाता है कि एक जो भाई है वो लेफ्ट साइड से काम स्टार्ट करेगा हवेली का, और एक जो दूसरा भाई है वो राइट साइड से अपनी हवेली का काम स्टार्ट करेगा। अब चूंकि हवेली का जो निर्माण कार्य है वो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से शुरू होकर के
इस प्रकार से बन रहा था। तो बीच में जहां पे निर्माण कार्य खत्म होना था वहां पे वर्तमान समय में भी जॉइंट है, यानी जहां पे इस हवेली का जो निर्माण कार्य है वो समाप्त हुआ था वहां पे वर्तमान समय में भी जॉइंट। हालांकि ये इतना ज्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। अब देखिए, इस हवेली का जो आधा कार्य है वो लालू खां ने समाप्त किया था और आधा कार्य है वो हाथी खां ने समाप्त किया था। तो वर्तमान समय में भी इस हवेली को ध्यान से देखने पर लेफ्ट और राइट साइड में इस हवेली में जो भिन्नताएं हैं, कारीगरी की जो भिन्नताएं हैं वो स्पष्ट नजर आती हैं। हालांकि दूर से देखने पे ये जो हवेली है ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से समान दिखाई पड़ती है। अब एक शिल्पकार है वो इस हवेली का निर्माण कार्य है वो लेफ्ट साइड से शुरू करता है और एक शिल्पकार है वो इस हवेली का जो निर्माण कार्य है वो राइट साइड से शुरू करता है और शुरू करके दोनों उस हवेली को समाप्त करते हैं, उस हवेली के निर्माण कार्य को समाप्त करते हैं। बावजूद इसके ये जो हवेली है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एकदम समान दिखाई पड़ती है। यानी दूर से देखने पर अपन ये नहीं बता सकते कि ये जो हवेली है इस हवेली का जो लेफ्ट का हिस्सा है उसका निर्माण किसी और कारीगर ने किया था या फिर जो राइट का हिस्सा है उसका निर्माण किसी अन्य शिल्पकार ने किया था। और साथ में वो बीच में जो जॉइंट है उसको भी अपन प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं। हालांकि मैंने पहले बता दिया है कि लेफ्ट और राइट साइड में कुछ कुछ हिस्से ऐसे हैं हवेली में जिनको देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि जो हवेली है वो दो अलग अलग शिल्पकारों के द्वारा बनाई गई थी। अब ये तो थी कि इस हवेली का जो निर्माण कार्य है वो कैसे हुआ था, इस हवेली की जो चिनाई वगैरह है वो कैसे हुई थी, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब इस हवेली के निर्माण से पहले की जो कहानी है उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि जिस समय इस हवेली का निर्माण कार्य शुरू हुआ था यानी 1885 में, उस समय पे जैसलमेर के जो महारावल थे वो थे महारावल वेरीसाल। अब ये जो महारावल वेरीसाल है इनको कोई संतान नहीं थी। अब इनका जो राज ज्योतिष है, आपको पता होगा कि पुराने समय में जितने भी राजघराने हुआ करते थे, जितने भी शासक या फिर राजा हुआ करते थे, उनके दरबार में ज्योतिष हुआ करते थे और जो मुख्य ज्योतिष होता था उसको राज ज्योतिष बोला जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसलमेर के राज दरबार में भी राज ज्योतिष थे। तो वो जो राज ज्योतिष है वो संतानों प्राप्ति के लिए वेरीसाल जी को सलाह देते हैं कि वर्तमान समय में वो जहाँ पे निवास कर रहे हैं, यानी उस समय पे जो महारावल थे वो दुर्ग में यानी जैसलमेर के किले में निवास कर रहे थे और जो जैसलमेर का जो किला है वो पहाड़ी पर स्थित था। तो वो जो राज ज्योतिष है वो सलाह देते हैं कि आपको पहाड़ी पे स्थित किले में निवास ना करके आपको समतल जगह पे निवास करना चाहिए। तो उन राज ज्योतिष की सलाह मान करके जो महारावल वेरीसाल हैं वो इसी किले में समतल जगह पे मंदिर पैलेस का निर्माण कार्य शुरू करवाते हैं। अब ये जो मंदिर पैलेस है इसके बारे में अपन ने पहले बात कर चुके हैं। अब इस मंदिर पैलेस का जो निर्माण है उसकी जिम्मेदारी दीवान नथमल सिंह को दी गई थी। चूंकि उस समय पे मशीनें वगैरह इतनी हुआ नहीं करती थी तो मंदिर पैलेस के निर्माण में जो समय है वो बहुत ज्यादा लग रहा था। इस कारण से क्या है कि जो महारावल वेरीसाल है वो इस मंदिर पैलेस के अधूरे निर्माण में ही रहने चले गए थे, यानी मंदिर पैलेस का जो निर्माण कार्य है वो संपन्न भी नहीं हुआ था और महारावल वेरीसाल वहां पे रहने के लिए चले गए। अब ये जो वेरीसाल जी हैं ये पूरे दिन के राजकाज के कार्य से विराम लेकर के जब विश्राम करने के लिए यहाँ पे आते थे, यानी मंदिर पैलेस में विश्राम करने के लिए आते थे, तो वो जो समय है वो लगभग दोपहर का समय हुआ करता था। और जब वो दोपहर के समय में सोने के लिए या फिर विश्राम करने के लिए यहाँ पे आते थे तो उस समय पे भी क्या होता था कि जो कारीगर है वो कार्य कर रहे होते थे। अब जब ये दोपहर के समय विश्राम कर रहे होते थे तो उसी समय पे मंदिर पैलेस का जो कार्य है वो भी चल रहा होता था और उस समय कार्य के दौरान जो छेनी हथौड़ी की आवाजें हैं या फिर निर्माण कार्य में आने वाली जो आवाजें हैं वो आवाजें महारावल के विश्राम कार्य में खलल डालती थी, या फिर मैं ये कहूं कि वो जो आवाजें हैं वो महारावल के विश्राम में विघ्न पैदा करती थी। इस वजह से महारावल क्या करते हैं कि जो दीवान थे नथमल जी, जिनकी देखरेख में इस मंदिर पैलेस का जो निर्माण कार्य है वो चल रहा था, उनको आदेश देते हैं। अमूमन वो मंदिर पैलेस में 2 घंटे के लिए विश्राम किया करते थे। तो वो आदेश देते हैं कि जब भी वो विश्राम के लिए मंदिर पैलेस आए तो मंदिर पैलेस का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको बंद करवा दिया जाए। इस प्रकार से क्या होता है कि जब भी महारावल विश्राम करने के लिए मंदिर पैलेस आते थे उस समय पे 2 घंटे के लिए जो मंदिर पैलेस का जो निर्माण कार्य है वो बंद कर दिया जाता था। अब जब 2 घंटे के लिए जो निर्माण कार्य है वो बंद कर दिया गया तो जो सैकड़ों मजदूर मंदिर पैलेस के निर्माण में लगे हुए थे वो 2 घंटे के लिए खाली बैठ जाते थे। तो इस प्रकार से होता क्या है कि जो राज्य का खजाना है उस पे बोझा बढ़ने लगा। तो ये जो दीवान नथमल जी हैं ये एक तरकीब सोचते हैं। वो क्या करते हैं कि थोड़ी दूर पास में एक जमीन का टुकड़ा था वो खाली पड़ा था, तो उस खाली समय का उपयोग करने के लिए वो उन मजदूरों को वहां पे उस भूमि के खाली पड़े टुकड़े पे ले जाकर के वहां पे एक नए भवन का निर्माण स्टार्ट करवा देते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है कि 2 घंटे वहां पे जब काम बंद होता था तो उन मजदूरों को वहां पे ले जाकर के भवन का निर्माण करवाया जाता था। तो इस प्रकार से होता क्या है कि जो 2 घंटे खाली जा रहे थे उन 2 घंटों में एक नई हवेली का निर्माण हो गया था और इस पूरी 2 घंटे वाली प्रोसेस से
जो 2 मंजिला हवेली है वो बन करके तैयार हो जाती है। और इस प्रकार से जब वो हवेली बन करके तैयार होती है तो तैयार होने के बाद में उस हवेली का जो अधिकार है वो दीवान नथमल सिंह जी को सौंप दिया जाता है। और इस प्रकार से ये जो हवेली है ये दीवान नथमल सिंह जी की हवेली के नाम से पहचानी जाने लगी। और वर्तमान समय में भी जो दीवान नथमल सिंह जी हैं उनका परिवार, उनके वंशज जो हैं वो यहाँ पे निवास कर रहे हैं। और इस प्रकार 2 रोचक घटनाओं से, जिनमें पहली थी हाथी खां और लालू खां के कंपटीशन से, और दूसरी थी मजदूरों का जो खाली समय निकल रहा था 2 घंटे, उन 2 घंटों का उपयोग करके इस हवेली का जो निर्माण है वो कंप्लीट किया गया था। और इस प्रकार जैसलमेर जिले की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें एक नाम और जुड़ गया, वो नाम था नथमल जी की हवेली। तो आशा करता हूं कि आपको जैसलमेर की जो हवेलियां हैं उनकी जो यात्रा है वो रोचक लगी होगी। मिलते हैं अपनी जैसलमेर यात्रा के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।